Students, in this video we will do next topic of the chapter 3 of history, the ruling countryside. And our today's topic is a new system is devised. In last video we had discussed about the permanent settlement and about its problem. कि जो ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स का जो पॉलिसी इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट की थी इन 1793, वो क्या थी और व्हाट वर द प्रॉब्लम दे फेस और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. A new system is devised. In the early century, the British company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. यानी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगने लगा था कि जो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी है अब उसको चेंज कर देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू देम हाउ कुड रेवेन्यू टू बी फिक्स परमानेंटली, यानी जो रेवेन्यू की पॉलिसी है वो फिक्स कैसे हो सकती है. एंड द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, यानी अब जो कंपनी है उसको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी. दैट्स वाई दे नीड टू चेंज देयर पॉलिसी ऑल्सो. ओके, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसीज as Englishmen called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in the 1822. यानी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी जो एक इंग्लिशमैन ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यू पॉलिसीज अप्लाई की. एंड ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी. उनके अकॉर्डिंग जो विलेज यानी एक विलेज जो एक इम्पॉर्टेंट सोशल सोसाइटी थी नॉर्थ इंडिया में and needed to be preserved. Under his direction, collector went from village to village inspecting the land, measure the fields and recording the custom rights of different groups. यानी जो कलेक्टर्स थे उन्होंने अपॉइंट किए थे वो गांव-गांव जाके उन्होंने ज़मीन को इंस्पेक्ट किया, यानी इन्वेस्टिगेशन की अबाउट कि कैसी ज़मीन है, उसमें क्या क्या खेती की जा सकती है और कितनी ज़मीन है, किस गांव में कितनी ज़मीन है. इस तरह से उन्होंने पूरा उसको इंस्पेक्ट किया. And the estimated revenue of each plot within the village was added up to the calculate the revenue that each village had to pay. और उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट किया कि भी किस गांव में कितनी ज़मीन है और किसके पास कितनी ज़मीन है और वहाँ से कौन कितना रेवेन्यू दे सकता है. तो इन्होंने विलेज को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया था महल. वो एक गांव को या ग्रुप के जो गांव होते थे उनको क्या बोलते थे, महल. एंड दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडली. और इसमें क्या होता था, जैसे हमने परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा था कि जो रेवेन्यू सिस्टम था वो फिक्स था कि भी परमानेंटली फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें कुछ भी फिक्स नहीं था. इसमें चेंज होता रहेगा, रिवाइज यानी चेंज होता रहेगा. जब उनका मन करेगा वो इस अमाउंट को बढ़ा देंगे. एंड द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन. और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो ड्यूटी थी वो किसको दे दी गई, विलेज हेडमैन को. यानी एक तरह से जो सरपंच होता था गांव का उसको दे दी गई कि आपको यहाँ से हर एक से क्या कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, रादर देन द जमींदार. यानी पहले परमानेंट सेटलमेंट में किसके पास थी ये ड्यूटी, जमींदार के पास. लेकिन महलवारी जो सिस्टम इन्होंने जो अप्लाई किया उसमें ये ड्यूटी विलेज हेडमैन को दे दी गई. ठीक है, और इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, महलवारी settlement. So now the Monroe system. In the British territories in south there was a similar move away from idea of permanent settlement. यानी अब जो है साउथ में भी ये आइडिया लगाया गया कि परमानेंट सेटलमेंट से अब के छोड़ के दूसरी पॉलिसीज़ को अप्लाई करना चाहिए. एंड द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम टू नोन एज द रोयटवारी. और वहाँ पे भी नया सिस्टम अप्लाइड किया गया, रोयटवारी. इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. और ये एक छोटे पहले स्टार्टिंग में एक छोटे से स्केल पे यानी छोटे एरिया में अप्लाई किया गया था. किसने अप्लाई किया था, ये कैप्टन अलेक्जेंडर ने. एंड इसके बाद द एरिया दैट वर टेकन अवे बाय कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान. यानी जहाँ जिस एरिया को उन्होंने टीपू सुल्तान से जीता था उस एरिया में उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पूरे साउथ इंडिया में इसको अप्लाई कर दिया गया. एंड दिस जो सिस्टम में इसको क्या बोला गया, थॉमस मिनरो सिस्टम बोला गया इसको. ठीक है, एंड रीड एंड मिनरो फेल्ट दैट द साउथ
देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। ये रीड एंड मुनरो कौन थे? ये ब्रिटिश जो ऑफिशल्स थे ये, ठीक है। उनका मानना था कि साउथ में कोई भी ऐसा जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे अर्ज हैड टू मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर एंड हु हैड टाइटल विद लैंड जनरेशंस। यानी जो सेटलमेंट जो जिसकी वो बात कर रहे हैं, कल्टिवेटर्स हु हैड टिल्टेड द लैंड फॉर जनरेशन। यानी यहाँ पे जमींदार नहीं थे, यहाँ पे जो किसान थे वो खुद ही खेती कर रहे थे जो इनकी पुरानी जनरेशन से उनको मिली थी उस लैंड पे। एंड देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। यानी हर एक जो खेत है उसका एक केयरफुली और सेपरेटली सर्वे किया जाएगा रेवेन्यू जो सिस्टम है ये अप्लाई करने से पहले। Monroe thought that the British should act as पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रॉयट्स अंडर देयर चार्ज। उनको लगता था कि वो जो ये किसान है इनको अपने अंडर चार्ज में रख के इनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ऑल वॉज नॉट वेल, बट क्या ये सारी जो पॉलिसीज़ इन्होंने अप्लाई की थी ये क्या सही थी? ठीक है। विद इन द फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद इन दैम। यानी कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ होने लगा कि ये जो सिस्टम्स अप्लाई किए हैं ये सही नहीं है। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड, रेवेन्यू ऑफिसर्स फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। यानी ज़्यादा इनकम के इंक्रीज़ करने के लालच में जो उन्होंने रेवेन्यू हाई कर दिया था, उनकी डिमांड जो रेवेन्यू की बढ़ गई थी, इससे जो पीजेंट्स हैं यानी किसान उनको देने में अनेबल थे। एंड रॉयट्स फील्ड द कंट्रीसाइड्स फ्लैट द कंट्रीसाइड्स एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। और इसके वजह से जो पीजेंट्स हैं उनकी हालत ख़राब हो गई थी और वो इस तरह से अपने गांव को छोड़ के जाने के लिए भी मजबूर हो गए थे कई जगहों पे। एंड optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprising farmers, but this did not happen. उनका ये मानना थी कि ये जो नए सिस्टम इन्होंने अप्लाई किए हैं इनसे उनको ज़्यादा इनकम होगी और जो पीजेंट्स हैं यानी जो किसान हैं वो भी बहुत रिच हो जाएंगे, ठीक है, रिच फार्मर्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओके। इससे उल्टा जो पीजेंट्स हैं उन पे ही बर्डन आ गया था ज़्यादा रेवेन्यू देने का, जो कि उसके नेगेटिव ही इम्पैक्ट हो गए थे पीजेंट्स के ऊपर, ओके। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्रॉप्स फॉर यूरोप। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।